दोस्तों, वेलकम टू IUPAC और हम शुरू करते हैं नया चैप्टर दैट इज फेडरल सिस्टम। तो पहली बात यह है कि फेडरल जो पहला वर्ड आ रहा है ना यहाँ पे, फेडरल क्या होगा, यूनिटरी सिस्टम क्या होता है, इसकी हम बात करेंगे। देखिए जी, फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि बहुत सारे इंडिविजुअल स्टेट हैं, ठीक है, बहुत सारे इंडिविजुअल स्टेट हैं जो इकोनॉमिकली और मिलिटरीली क्या है, वीक है। ये सब साथ में आकर सहमति बनाकर, एग्रीमेंट कर कर, ट्रीटी बनाकर साथ में आकर रहेंगे, ठीक है। और इनके पास एक पावर भी होगी कि जब मन करे तो ये साथ तोड़कर चले जाएंगे। जैसे आप मैच खेलने जाते हो, गांव में 10 लड़के आते हो, जिसका मन नहीं होता कि भाई बीच में पापा जी बुला रहे, भाग जाते हो, वो वाली कहानी ही फेडरल सिस्टम में। यूनिटरी में क्या होगा, नहीं, यूनिटरी में 10 के 10 लोग चूज किए जाएंगे और उसमें एक हेड होगा, और हो सकता है फैमिली का हेड हो 10 और 10 बच्चे पैदा किया हो, कोई छोड़ के जा नहीं सकता। ये कहानी है किसमें, उसे ट्रीटी नहीं होगी, कोई बाउंडेशन नहीं होगी यूनिटरी में। क्या होगा, वहां फिक्स रूल होगा, 10 लोग खेलेंगे, रात दिन खेलेंगे, 10 दिन खेलेंगे। इसमें क्या है, फेडरल में जब जिसका मन किया वो वापस निकल गया। तो फेडरल का मतलब ये है कि ये ट्रीटी होता है, एक ट्रीटी होता है, एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट होता है तो डिसएग्रीमेंट भी तो होगा। जैसे यूएसए में आपके कैलिफोर्निया, जितने भी स्टेट हैं, 40 से 50 स्टेट है, वो आपस में अलग अलग एक इंडिपेंडेंट एंटिटी हैं, अलग अलग उनका अपना कोर्ट है, अपना सुप्रीम कोर्ट है, अलग स्टेट का डबल सिटीजनशिप है। एक कैलिफोर्निया की सिटीजनशिप होगी ताकि यूएसए की होगी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड क्या स्टेट, वो मिलकर क्या बना हुआ है, अमेरिका, ठीक है। तो हमारा यहाँ मेन कंसर्न यहाँ पे ये आता है कि पहली बात ये देखेंगे कि इंडिया का जो सिस्टम है वो फेडरल है कि यूनिटरी है, कि नहीं फेडरल है ना यूनिटरी है, दोनों को मिक्स करके बनाया है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा गया, कहीं नहीं लिखा है कि हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम होगा। क्यों, फेडरल सिस्टम होगा तो भाई छोड़ के भागने में आसानी होगी उनको। यूपी कहेगा मैं जा रहा हूँ नेपाल में शामिल होने, मैं नहीं आ रहा इधर, है ना। ये नहीं है भाई, यूनियन ऑफ स्टेट है, यूनियन ऑफ स्टेट, नॉट राइट टू सेसीट। आप छोड़ के नहीं जा सकते, मिलिट्री पावर लगाकर तुम अंदर किया जाए, कभी नहीं। एनी केस इंडिया में जितने भी स्टेट यूनाइटेड हैं वो छोड़ के नहीं जा सकते। यूएसए में जितने भी स्टेट यूनाइटेड है उनके पास पावर है कि वो लोग यूएसए को छोड़ के निकल सकते, इंडिपेंडेंट स्टेट बना सकते हैं। दो कंडीशन होती है फेडरल बनाने के लिए। पहली बात, नंबर ऑफ मिलिट्री ट्रूप्स कम है, मिलिट्री पावर कम है, इकोनॉमी वीक है, तो साथ में आके आप क्या बना लो, एक फेडरेशन बना दो कि साथ सब लोग मिल जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, वो मजबूत हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, फेडरेशन में एक ही चीज है, आपको छोड़ के जाने की भाई आपको स्वतंत्रता है, फ्रीडम है। यूनिटरी भी आप छोड़ के नहीं जा सकते। तो इंडिया में तो यार, और देखिए अभी आपको, देखिए अब मैं क्या करूंगा, फेडरल सिस्टम के फीचर बताऊंगा, अगले लेक्चर में यूनिटरी के बताऊंगा, और फिर बताया जाएगा कि इंडिया का सिस्टम क्या है। ओके, चलो। और पहला कंडीशन ये होगा कि आपके मिलिट्री इकोनॉमिक पावर कम है, आपने साथ मिलकर फेडरेशन बना दिया। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपका बहुत बड़ा देश है, जैसे इंडिया इतना बड़ा देश है, तो बहुत सारा आपका देश है, तो आपने इसको डिवाइड कर दिया किसमें, फेडरेशंस में, अलग अलग स्टेट्स में आपने डिवाइड कर दिया, जैसे इंडिया में। लेकिन हमारा फेडरेशन नहीं है, ना ही यूनिटरी है, क्या है, क्वासी फेडरल है। आगे प्रूफ करेंगे इसको। अच्छा, इंडिया फेडरल सिस्टम इज बेस्ड ऑन द कनाडा मॉडल। कनाडा मॉडल में ये था कि वहां पे स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा। कनाडा मॉडल में क्या होगा, स्टेट भी होंगे लेकिन सेंटर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ताकि छोड़ के भाग ना जाए। यूएसए में क्या है, अमेरिकन मॉडल में हमारा नहीं है। अमेरिकन मॉडल में भाई कैलिफोर्निया निकल सकता है, उधर सैन फ्रांसिस्को जो स्टेट होगा वो निकल जा सकता है, टूट सकता है, डिसइंटीग्रेट हो सकता है। लेकिन कनाडा नहीं टूट सकता, इंडिया नहीं टूट सकता है, ठीक है। अब देखिए कि यार जो फेडरल सिस्टम में कुछ फीचर्स है उसकी हम बात करते हैं। तो पहला फीचर ये है कि डुअल पॉलिटी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डुअल पॉलिटी होती है। देखिए, डुअल पॉलिटी का मतलब ये है कि भाई जो यूएसए में स्टेट अलग अलग डिवाइडेड हैं, इंडिया में जो हमारे स्टेट अलग अलग हैं, यूपी बिहार जो 29 स्टेट्स हैं, इनको क्या होता है, इनकी पावर एकदम अलग होती है, ठीक है। जैसे आप देखिए यहां पे जो यूनियन है और स्टेट है, यूनियन की पावर एकदम अलग होगी, वो यूनियन लिस्ट में आएगी। किसमें, यूनियन लिस्ट में आएगी। इनके पास 100 सब्जेक्ट होंगे, लाइक फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, कम्युनिकेशन, करेंसी। इस पे काम कौन करेगा, सेंटर काम करेगा। इसमें स्टेट हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, इंडिपेंडेंट वर्किंग करेगा यूनियन,
ठीक। तो स्टेट का मुंह देखेगा नहीं, उसके पास भी पावर है 61 सब्जेक्ट पे काम करना, जैसे पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, एग्रीकल्चर, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट। ओके, और ये जो आपके मुद्दा एग्रीकल्चर पे कोई डिसीजन नहीं हो सकता। कौन डिसीजन नहीं ले सकता? यूनियन कोई पॉलिसी बनाएगा तो रिक्वेस्ट करेगा स्टेट, भाई अप्लाई कर लो इसको, स्टेट का मन करे या ना करे, क्योंकि उसके जुरिडिक्शन में आ रहा है, उसके परव्यू में आ रहा है, समझ रहे हो? तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टेट और यूनियन के बीच में एक वॉल है जो सेपरेट कर रही है, एक सेपरेशन है। ये नहीं कि स्टेट यूनियन के मर्जी पे स्टेट खड़ा है, नहीं, पावर अलग है। 61 सब्जेक्ट पे काम करेंगे, वहां पे बोल भी नहीं सकता कौन? यूनियन उसे छू भी नहीं सकता। एग्रीकल्चर पे, पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर पे कुछ कर भी नहीं सकते हो, समझ गए आप? तो एक वॉल है सर, एक आपका इंडिपेंडेंट वर्किंग है स्टेट की। ये कैरेक्टर क्या कहता है? फेडरल। सेम केस आएंगे यूनिटरी पे, वहां डुअल पॉलिटी नहीं होती, वहां सिंगल पॉलिटी होती है। कैसे? कि देखिए जी, वहां पे भी जो यूनिटरी सिस्टम होगा, वहां पे भी यूनियन होंगे, वहां पे भी स्टेट होंगे। ओके, लेकिन जो ये वॉल है ना, ये वॉल नहीं होगी, ये वॉल नहीं होगी। क्यों वॉल नहीं होगी? यूनियन के पावर से डिराइव्ड होगा किसकी पावर? स्टेट की पावर। यूनियन बोलेगा स्टेट तुम ये करो, यूनियन बोलेगा, अगले दिन बोलेगा भाई ये काम नहीं कर, तुम्हारा काम ये नहीं, ये करो, तुम्हारा काम अगले दिन ये भी नहीं है, तुम ये लॉ एंड ऑर्डर में संभालो, अब तुम क्या संभालो? लोकल गवर्नमेंट संभालो, पब्लिक ऑर्डर हम संभालेंगे। समझ गए आप? तो कोई फिक्स पावर नहीं होती है, बस पावर यूनियन, स्टेट की पावर यूनियन से डिराइव्ड होती है, डिराइव होती है, समझ गए? डिराइव का मतलब जो होता है, डेरिवेशन का जो मतलब है, इसका कॉन्सेप्ट जो आता है ना, यहां से आता है। जैसे वेलोसिटी होती है L/T, तो ये होता है जो dv/dt आप लेते हो ना, तो ये आता है एक्सेलरेशन, यहाँ पे आता है। तो ये डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है। एक्सेलरेशन क्या है? डिराइव्ड है, कहां से? वेलोसिटी से। वेलोसिटी कहां से डिराइव्ड है? जो आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम से डिराइव्ड है। तो यहाँ पे असली क्वांटिटी क्या हुई? जो वेलोसिटी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये असली क्वांटिटी है। इससे क्या डिराइव हुई है? एक्सेलरेशन डिराइव हुआ है। इसी से हमारा क्या डिराइव होगा? वेलोसिटी डिराइव होगी, इससे और कुछ डिराइव होगी। तो मेन क्वांटिटी, मेन चीज क्या है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। ओके, वो कोई ओरिजिनल क्वांटिटी नहीं है, किसी ने बोल दिया उसको, लेकिन यहाँ पे क्या है? यूनियन के पावर से डिराइव्ड है स्टेट की पावर, फिक्स पावर इनके पास नहीं है। वहां कोई स्टेट लिस्ट के नाम की चीज नहीं होगी, यूनिटरी गवर्नमेंट होगी। तो क्लियर? चलो, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये और जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, दोनों रिटन होते हैं। पहली बात तो जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये लॉजिकली अरेंज होता है। और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में एक जनरल प्रॉपर्टी ये देखी जाती है कि जिस समय ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, उस समय का प्रोविजन और बाद में जो प्रोविजन ऐड किए जाते हैं, उन दोनों में डिफरेंशिएट किया जाता है। इनमें अनरिटन में क्या होता है? जैसे ब्रिटेन का जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा, जो भी लॉ आएंगे उसी कॉन्स्टिट्यूशन में हम ऐड करते जाएंगे एक तरफ से। क्लियर? ये आपको मैंने क्लियर कर दिया। डिवीजन ऑफ पावर होता है कहां पे? फेडरल सिस्टम है। जैसे यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट है, लाइक डिफेंस, फॉरेन कम्युनिकेशन, और आप भी लिस्ट को खोल के देखें क्या क्या काम होते हैं, हेल्थ किस में आता है, एजुकेशन किस में आता है ना। इस सिस्टम को प्रॉपर तरीके से आप देखें तो आपको समझ आएगा। उसके बाद ये देखिए जो ये कंकरेंट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट मतलब ये था कि सेंटर भी इस पे लॉ बना सकता है, स्टेट भी इस पे लॉ बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि यदि कंकरेंट लिस्ट पे सेंटर ने कोई लॉ बनाया और स्टेट ने भी लॉ बनाया, तो किसका मान्य होगा? सेंटर का, सेंटर की लॉ मान्य होगी। रेसिड्यूरी पावर मतलब ये होता भाई कि देखिए, जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब तक तो ये जरूरत थी, इतने लॉ होने चाहिए। बाद में आईटी लॉ, साइबर क्राइम, एलजीबीटी, जो नए समय के साथ जो सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, जो नए नए कानून लॉ की जरूरत पड़ेगी, वो क्या होता है? रेसिड्यूरी पावर। तो कॉन्स्टिट्यूशन में रेसिड्यूरी पावर लिखी नहीं है, तो किसको मिलता है? ये पावर किसको मिलता है? सेंटर को मिलता है। तो जी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 तरह का डिवीजन है। पहला यूनियन लिस्ट, सेंटर लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, रेसिड्यूरी पावर। क्लियर? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा सेंटर है, वो कैसे हमारा सेंटर भारी पड़ता है स्टेट पे। यूनियन लिस्ट पे कौन रूल बनाएगा? सेंटर बनाएगा। कंकरेंट लिस्ट पे वर्चुअली किसका रूल है? सेंटर का। रेसिड्यूरी पावर पे किसका रूल है? सेंटर का। तो कौन हैवी हुआ यहाँ पे? सेंटर हैवी हुआ। ये एक मेजर पॉइंट होता है कॉन्फ्लिक्ट का बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। इसको हम पढ़ेंगे सेंटर और स्टेट रिलेशन में, जिसमें पुंची कमीशन, सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन आती है किस तरह से इसको सॉल्व किया जाए।
और गवर्नर का इशू, जो गवर्नर जाकर डबल एजेंट का काम करता है स्टेट में अपॉइंटमेंट, उसकी इशू बहुत ज़्यादा आती है सेंटर स्टेट रिलेशन में। ये आप ध्यान रखें, आगे इसको डिस्कस करेंगे। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए जी, फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि सुपरमेसी होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये सुप्रीम होता है। कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव करता है कि पार्लियामेंट्री होगा कि क्या होगा, प्रेसिडेंशियल होगा, कि यहाँ पे कहाँ पे क्या बनना है, कौन इंस्टीट्यूशन होंगे। पहले जब इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बना सब कुछ लिख दिया गया, एक पार्लियामेंट होगा, उसमें लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी, प्रेसिडेंट होंगे, उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर होगा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा, गवर्नर होंगे, सब कुछ फिक्स। पहले खाका तैयार, मॉडल तैयार पेपर पे, उसके बाद बनाया गया। समझ गए आप। लेकिन यूनिटरी में जनरली ये होगा, जैसे ब्रिटेन, देखिए यूनिटरी मतलब ब्रिटेन, फेडरल मतलब यूएसए, यही काम चलता है, इसको दिमाग में रख के अब करना है। ब्रिटेन में क्या होता है भाई, ब्रिटेन का सिस्टम इवॉल्व हुआ है, उसका पार्लियामेंट इवॉल्व हुआ है, वो लिखा नहीं गया कहीं पे, उन्होंने अपना सिस्टम इवॉल्व किया पार्लियामेंट को, इसलिए पार्लियामेंट वहां पे सुप्रीम है। कहां पे, ब्रिटेन में। इसलिए वो क्या है, वो सिस्टम क्या है, यूनिटरी है। पार्लियामेंट क्या है, सुप्रीम है। हमारे पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं होता भाई, जुडिशियल रिव्यू होता है। क्यों, हमारा सुप्रीम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। इसलिए सेंटर और स्टेट मस्ट कंफर्म इट प्रोविजन। जो भी प्रोविजन लिखे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको सेंटर और स्टेट को मानना ही पड़ेगा। क्लियर। रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन काफी बात कर चुके हैं पीछे, इस पे किस पे होता है, मेथड ऑफ अमेंडमेंट। और आपको मैंने यही बताया कि कितने तरह का अमेंडमेंट हो सकता है, कौन कौन से प्रोविजन आएंगे उसमें, ये हम पहले पढ़ चुके हैं इसको। अब देखिए, जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है ना, मेनली जो फेडरल सिस्टम होता है वह जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती ही होती है। क्यों, दो रीजन है। हमारा सुप्रीम क्या है, फेडरल सिस्टम में सुप्रीम क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई तो चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई चाहिए। तो प्रोटेक्ट कौन करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको सुप्रीमेसी को कौन प्रोटेक्ट करेगा, जुडिशरी। और कैसे प्रोटेक्ट करेगी, पार्लियामेंट ने कोई भी लॉ बनाया, यदि वो कॉन्स्टिट्यूशन से कन्फर्म नहीं कर रहा है, उसके प्रोविजंस को वायलेट कर रहा है, फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, ब्रीच कर रहा है, टेकअवे लेके जा रहा है उसको, तो क्या होगा, एक प्रोविजन जुडिशियल रिव्यू, वो जुडिशरी के पास जाएगा, वो जुडिशियल रिव्यू लगाएंगे कि भाई ये प्रोविजन को कहीं कहीं मतलब कि इससे कंकरेंट है कि नहीं, कंकरेंस है कि नहीं, प्रोविजन को कन्फर कर रहा है कि नहीं, और नहीं करेगा तो क्या, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वाइट। तो क्या हुआ, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम बनाया, किसने बनाया, जुडिशरी ने बनाया। उसके बाद देखिए क्या होता है ना, कि जो सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर, जो स्टेट और सेंटर का डिस्प्यूट होगा, कोई प्रॉब्लम आएगी, फाइनेंस प्रॉब्लम आएगी, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट पे आपकी प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम चलती रहती है सेंटर और स्टेट के बीच में। तो क्या होगा, उसको कौन सॉल्व करेगा, जुडिशरी। यही प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट का एक पहला फंडामेंटल काम है। सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है, पहला फंडामेंटल काम है, सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट एंड सेंटर्स, बाइकैमरलिज्म। देखिए जी, बाइकैमरलिज्म मतलब क्या होता है, एक होगा लोअर हाउस। लोअर हाउस में क्या होगा ना, देखिए लोअर हाउस और राज्यसभा में लोग बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा बात करेंगे इस पे। लोअर हाउस मतलब क्या, देखिए मैं बताता हूँ, छोटे में बात करूंगा। ये इंडिया है, समझ लीजिए इंडिया, ये पूरा इंडिया है। ये जो पूरी इंडिया है, इसमें छोटी छोटी हम डिलिमिटेशन करेंगे एरिया को। एक जिले में हमने दो कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी एमपी की, ये छोटे छोटे एरिया में पूरे कंट्री को डिवाइड करेंगे, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, पूरी कंट्री को हम डिवाइड करेंगे पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में, ठीक है, ऐसे डिलिमिटेशन करेंगे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। और इनमें से एक एक कैंडिडेट चूज करके लाएंगे हर जगह से, कश्मीर से लेके आएंगे एक, यूपी से लेके हर जगह से चूज करके लाएंगे, हर जगह से, और पूरा जनरल इलेक्शन होगा, पूरे देश का इलेक्शन होगा, ठीक है, पूरे देश का इलेक्शन होगा। उसमें 545 सीटें होंगी, जो चूज कर, डायरेक्ट वोटिंग होगी, जो चूज करके आएंगे वो कहां बैठेंगे, लोअर हाउस में, पूरी कंट्री में। जब मोदी जी का इलेक्शन हुआ, जब हमारा 2014 में जनरल इलेक्शन, और सारी कंट्री में, नागालैंड में भी होगा, मणिपुर में भी होगा, लद्दाख में भी होगा, राजस्थान में भी होगा, गुजरात में भी होगा, कर्नाटक, सारे स्टेट में, सारे स्टेट मतलब कि 29 हमारी स्टेट है और हमारी 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, यहां भी हमारा इलेक्शन हर जगह होगा, एवरी प्लेस, ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज एलिजिबल टू वोट इन द जनरल इलेक्शन, सब करेंगे वोटिंग, ठीक है। ये कहां पे जाएंगे, लोअर हाउस में। 545 हो गए। ये क्या है, कंट्री एज ए होल, कंट्री एज ए होल के मैंडेट को ये कहां पे रखेंगे, लोअर हाउस में। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, अब फिर से देखिए, ये इंडिया है, इसमें 29 स्टेट्स हैं, ठीक है,
इसमें 29 स्टेट्स हैं। स्टेट्स में भी क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो वहां पे भी तो क्या होगा, लोअर हाउस और अपर हाउस होगा। तो वहां पे भी क्या है, लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है। कुछ स्टेट में काउंसिल नहीं है, उसके बाद हटा दीजिए। मेनली वहां पे क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। वहां पे पूरे स्टेट से, जैसे यूपी का चुनाव होगा तो केवल यूपी के लोग वोट करेंगे और अपने स्टेट को चूज करेंगे, अपने स्टेट गवर्नमेंट को चूज करेंगे। हिमाचल में चुनाव होगा तो केवल हिमाचल के लोग वोट करेंगे और चूज करेंगे, ठीक है। जैसे आपका कर्नाटका में चुनाव होने जा रहा है तो कर्नाटका में क्या होगा कि वहां के लोग चूज करेंगे, ठीक है। वो अलग अलग अपने स्टेट के लोग चूज करेंगे। अब क्या होगा कि जो राज्यसभा है, राज्य मतलब क्या है, स्टेट की जो सभा है, ये जो लोग चूज करके आए हुए हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, सपोज करिए यूपी में कितने 450 सीटें हैं, जितने भी सीटें आप देख लीजिएगा, 450 एग्जांपल लेते हैं, 450 सीटें हैं, ठीक है। अब ये 450 यहाँ पे कौन आए हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर आए हुए हैं, विधायक बोलते हैं इनको, विधायक लोग आके चूज किए। अब ये 450 लोग, मान लीजिए 80 सीटें राज्यसभा में है यूपी की, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमने इसकी सीटें डिफाइन करी है। 245 सीटें हैं, 80 सीटें कहां से आएंगी, यूपी से आएंगी। अब ये जो 450 लोग हैं, ये लोग प्लस कुछ और लोग मिलकर क्या चूज करेंगे, मेंबर्स, जो क्या यूपी को रिप्रेजेंट करेंगे कहां पे, राज्यसभा में। चूज करके कहां पे जाएंगे, ये राज्यसभा में आएंगे। तो ये राज्य के विश को प्रिवेल करेंगे, ये पूरे कंट्री के विश को प्रिवेल करेंगे। और जब लोकसभा में कोई बिल पास होगा उसके बाद राज्यसभा में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये स्टेट का विश, स्टेट के बिल को कर रहे हैं, उसके बाद ये कहां पे जाएगा, प्रेसिडेंट में जाएगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, राज्यसभा बोलते हैं, राज्य की सभा होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो आपको मैंने क्लियर कर दिया कि क्या हमारा यूनिटरी सिस्टम होता है, क्या फेडरल सिस्टम होता है। यूनिटरी में और भी कुछ प्रोविजन है जो इंडिया में है, उसकी हम बात करेंगे। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमारा जो सिस्टम है वो क्वासी जुडिशियल है, क्वासी फेडरल है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव ए नाइस डे।